तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास को। किसको पढ़ेंगे? इतिहास। और ये इतिहास का जो हमारा जो एक न्यू अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है ना। ये हमारे 10 क्लास का एक ऐसा चैप्टर है जिसे कि इतिहास में 10 क्लास का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हमें इसमें पता अच्छा से चलेगा कि राष्ट्रवाद क्या है। हमारा जो आगे जो चैप्टर आने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, हिंद, चीन, है ना, तो सभी में हम लोगों को राष्ट्रवाद पढ़ना पड़ता है। तो हमें राष्ट्रवाद का जो अच्छे से अगर डिफाइन करना होता है तो वो हमें इसी चैप्टर में समझना होता है। ठीक है ना। इस वजह से इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत आएगा एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने आज की इस क्लास को और बताते हैं एकदम बिल्कुल हम यूँ समझेंगे कि तुम लोगों को कुछ आता नहीं है। इतिहास में तुम लोगों को बस जीरो नॉलेज है। कितना सा नॉलेज है? जीरो। और हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे इतिहास को पढ़ाना। इतिहास कैसे है, क्या है, और यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या कारण है, क्या हुआ है, यहाँ पे क्या क्या घटना घटी है, सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है। और एकदम बाय जैसे कोई फिल्म कैसे हम लोग देखते हैं ना, एकदम एक के बाद एक कैरेक्टर आते जाता है, कहानी आगे बढ़ते जाता है। ठीक हम लोग उसी तरह से इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। बात समझ में है ना। और साथ में जैसे दादा दादी पहले कहानी सुनाती थी, कैसे हम लोगों को सुनते थे और हम लोगों को याद होता था ना जी। वही उसी प्रकार से हम लोग अगर इस क्लास को अच्छे से माइंड सेट करके अगर बैठेंगे तो हम लोग इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो कहा जाता है कि अतीत का अध्ययन करना। अतीत का क्या करना? ध्यान से समझना बातों को। अतीत का अध्ययन है ना। अब अतीत मतलब क्या होता है? तो वैसा समय जो कि हमारा बीत चुका है। कहता है तुम्हारा अतीत बहुत खराब था या तुम्हारा अतीत बहुत अच्छा था। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा पास्ट की बात कर रहा है वो, है ना। तो पास्ट की अगर बात करता है मतलब अतीत का अगर हम कोई चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं इतिहास। क्या कहते हैं? जैसे कि हम कल भागलपुर जाएंगे तो क्या वो इतिहास में आएगा? नहीं आएगा। हमारे अतीत में जो घटना घट चुकी है जब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन मतलब पढ़ते हैं, तो हम लोग मतलब समझेंगे कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या इतिहास में आने वाले समय के बारे में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जो समय बीत चुका है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी एक बात होती है कि जो समय पास्ट में बीत चुकी है उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब जैसे कि वो मेरे दादाजी वाला कहानी जो है, पता तो होगा ही तुम लोगों को ना कि मेरे दादाजी को एक नहीं पता है, बता देते हैं। एक लग्गा है, एक लग्गा था मेरे दादाजी को। ठीक है, लग्गा समझते हो ना, बहुत लंबा सा एकदम बना हुआ था। ठीक है। तो ये कहानी है 1940 का। हाँ, उस समय का ये कहानी हम तुम लोग को बता देते हैं। थोड़ा सा ये कहानी है, थोड़ा पहले समझ लेते हैं। ये जो कहानी जो है इसमें क्या है कि ये जो मेरे दादाजी है ना, उस समय में गांव में आग की बहुत दिक्कतें हुआ करती, लोगों के घर में आग। हाँ, मतलब अभी तो हम लोग माचिस है, लाइटर है, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था है, पहले नहीं था। तो लोगों को आग लगाने में बहुत दिक्कत। एक घर में अगर चूल्हा जलता था ना, उसके घर से गोईठा का राख लेकर के दूसरे घर में आग जलाया जाता था। इस तरह का दिक्कतें था पहले। अब सवाल ये आता है कि वो एक घर में चूल्हा जलेगा तब ना बाकी सबके घर में चूल्हा जलेगा जी। उस एक घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तो उसके लिए खड़ा कौन रहते थे? मेरे दादाजी। मेरे दादाजी जो थे वो आम आदमी नहीं थे। वो उस लग्गा को रोज़ निकालते थे शाम में। निकालने के बाद उसको लेके क्या करते थे? छपरी पे चढ़ते थे और वहाँ से उस लग्गा को हुरते थे ऐसे। जब उसको हुरते थे तो आसमान से आग गिरता था, फिर नीचे मेरी दादी आती थी और वो आग को ऐसे लेती थी। हाँ सुनो तो पहले, खोचा में। हाँ अबे खोचा में यार। फिर उसको निकालती थी, पहले सुन लो। ले करके फिर गांव वाला आते थे और वो आग का टुकड़ा लेते थे, फिर सबके घर में आग जलता था। अभी भी तो मेरे गांव में जाओ, सभी के घर में मेरे दादाजी का फोटो लगा हुआ है। सोचो, ये घटना है। ये हम तुमको अपना पास्ट बताएं।
अब बताओ मुझे, क्या हम लोग इसको इतिहास कहेंगे? कहेंगे। कैसे कहेंगे सर? बीत तो चुकी है, बात सही है, लेकिन इस घटना का कोई प्रमाण ही नहीं है, पर हम देखे तो नहीं है ना, बात समझ आया? उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। पास्ट में जो घटना घटी है उसका क्या होनी चाहिए? तो क्या हम अपने दादाजी को इतिहास में पढ़ेंगे? नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि अशोक हमारा महान राजा थे, उन्होंने एक से एक लड़ाइयों को लड़ी, आखिर उन्होंने कहा जाता था कि वो कलिंग का जब युद्ध कर रहा था, कलिंग युद्ध समझ रहा था, अशोक का वो अंतिम युद्ध था, तो वो इतना खतरनाक तरीके से उन्होंने मारा था वहां पे कलिंग में जाकर के घुस के, अपने सेना को ऑर्डर दिया था कि जाओ जाकर के जो जितना सिर काट के लेके आएगा ना उसको उतना इनाम देंगे। तो सेना जाता था, जा करके गल्ला काट लेता था, उसको भाला में घोप लेता था, जा करके फिर जैसे 4 लोगों का काटा गल्ला, 4 का गल्ला काट करके भाला में, ऐसे ये भाला है, ऐसे 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 घुसा करके रखता था, जिसका सबसे अधिक ऊंचाई दिख रहा है भाला में मुड्डी, उसको इनाम मिलता था, असरफिया मिलता था सोने का। तो सेना जो था ना उसका एक से एक हरामी टाइप का था, वो गर्भवती महिलाओं को जाके मार देता था, उसके पेट से बच्चा को निकाल करके फिर उस बच्चे का सिर को काट करके फिर उसमें जाकर के घुसाता था। समझ रहे हो कितना खतरनाक था? अब कहोगे कि सर क्या ये इतिहास है? तो हाँ सर, ये इतिहास है, क्योंकि इसका प्रमाण मिला है। इसका क्या मिला है? प्रमाण मिला है, इसका शिलालेख मिला है, जहाँ पे ये बातें लिखी हुई है पत्थरों पे, मूर्तियाँ मिली है, वो अस्थियाँ मिली है, जहाँ से कि ये चीज़ों का प्रमाण मिलता है। शेख मुजब्बिद, जो क्या नाम है, शेख हसीना, उसके पिता को जब मारा गया था ना, 17 परिवार को गोली मार दिया गया था उसके वहाँ पे घर में घुस करके। जो शेख हसीना भी, जो बांग्लादेश की जो कहानी जो तुम लोग सुन रहे हो, उसके घर के परिवार के 17 लोगों को गोली मार दिया था, यहाँ तक कि 10 साल का बच्चा था, उसका पिता भी था, और उसका पिता उसमें प्रधानमंत्री के पद पे थे, और गोली मार दिया घर में घुस करके पाकिस्तान के आर्मी ने, समझा? और जब मारा ना, उस 17 परिवार को जब मारा ना, एक ही जगह पे ला करके इसे दफना दिया, एक ही जगह पे लाश को ला करके दफना दिया, तो एक ही जगह पे इसे गाड़ करके। अरे यार, जिंदा आदमी का इज्जत नहीं क्या, कम से कम मरने के बाद तो आदमी का कम से कम लाश के साथ तो उसका जो नियम होता है उसके साथ तो कदर करना चाहिए ना उसका, लेकिन नहीं करता। कुछ चीज़ें हैं, इतिहास किसी का पढ़ोगे तो लगेगा कि हमें उससे बहुत चीज़ सीखने मिल रहा है, बहुत चीज़ों का ऐसा इतिहास पढ़ेगा लगता है क्यों है ये हम लोगों के लाइफ में, ये क्यों है, क्यों हम लोग ऐसे ऐसे भी पुरानी धरती पे क्यों आए हुए थे, ऐसे ऐसे लोग भी है। चंगेज खान का जब कहानी तुम सुनोगे, जब वो किसी एक शहर में जाकर के जब घुसता था ना, उस शहर का, जिस शहर में घुसा उस शहर का 50 से 60% जनसंख्या खत्म। सोचो, कहने का मतलब समझ रहे हो? अगर उस गांव में 500 आदमी है, और अगर उस गांव में अगर आज चंगेज खान का सेना घुस गया है, तो जब उधर से निकलेगा उस गांव की आबादी 200 हो जाएगी। सोचो कितना खतरनाक सब था ये सब राजा, समझ आ रहा है ना? तो ये सब है इतिहास। इतिहास ये सब को हम लोग कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसका एक प्रमाण मिल चुका है। समय इतिहास में क्या क्या होती है घटनाएं, समझ में आया तुम लोगों को? तो खैर, हम लोग अब आते अपने अपने असली मुद्दे पे। तो कहते हैं कि इतिहास क्या है, तो हम लोग सीधा कहेंगे अतीत के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अब सवाल आता है कि हर एक चीज का जनक होता है, हर एक चीज का पिता। हम लोगों का भी कोई जनक है, हम लोगों के फादर है, जो कि हमें इस धरती पे लाए हम लोगों को, तो इसका भी तो कोई फादर होगा ना, इतिहास का भी तो कोई फादर होगा। तो इसके फादर का नाम कोई बता सकते हो? कौन कौन? तुम दोनों, और कोई नहीं? चलो ठीक है, बताओ क्या नाम है? बिल्कुल राइट, हेरोडोटस। इतिहास के पिता का, जनक का नाम क्या है बाबू रे? याद नाम रहेगा, हेरोडोटस। क्या बोला? ये यूनानी थे। कहाँ थे रे? यूनानी, मतलब यूनान कंट्री के रहने वाले थे ये व्यक्ति। बात समझ में आया ना? कहाँ के रहने वाले थे? यूनान कंट्री का। इधर वाला फैन बंद कर दो, ठीक है ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा इतिहास का कुछ जानकारी, जो कि तुम लोग, हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन कुछ जानकारी रखना चाहिए ना हम लोगों को। बोलेगा क्या पढ़ रहे? बोलेगा इतिहास पढ़ रहे। बोलो इतिहास किसे कहते हैं? ले ससुरा। बताओ इतिहास का फादर कौन है? ले ससुरा। हाँ, समझ में है ना? अब देखो, इतिहास जो बना है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक देखो इति, और एक बना है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इति का मतलब क्या होता है सर?
इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब घटा होगा, कोई घटना घटा होगा। मतलब हुआ इतिहास के नाम में ही देखो उसका परिभाषा है। इति का मतलब क्या हुआ, ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब घटना, मतलब ऐसा अवश्य घटना घटा होगा, मतलब वही चीजें क्या है, इतिहास है। बात समझ आ गई इतिहास सब? बोलो कोई दिक्कत है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखो यूरोप पहले क्या है, तुम लोग को पता होगा कि यूरोप जो है एक महादेश है, राइट। हम लोग जब मैप पढ़ रहे थे तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका पढ़े थे ना वहाँ पे। तो यूरोप एक क्या है, महादेश है, जो कि आज भी है। तो उस महादेश में आखिर क्या है कि वहाँ पे हम लोग को राष्ट्रवाद पढ़ना है। राष्ट्रवाद पहले क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, सुनो बातों को। राष्ट्रवाद क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुन लो, कोई भी जब अपने देश के बारे में अच्छी सोच रखना या फिर देश के विकास के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो उस व्यक्ति को कहते हैं राष्ट्रवादी व्यक्ति। क्या कहते हैं? और उसके उस विचार को कहेंगे राष्ट्रवाद की भावना। क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम अपने गांव में घर में रह रहे हो, तुम बाहर निकला घर से, मारे ब्रश ऐसे ऐसे एकदम झोल झाल करते हुए, झाड़ू मारते हुए मुंह में, और निकल के बाहर जाकर के देखा, बोला कि बहुत स्थिति खराब है हमारे गली का, इस गली में एक रोड बनना चाहिए यहाँ से वहाँ तक, और बगल से एक नाली पास होना चाहिए। तो तुमने क्या सोचा? तुम सोचा कि हमारा गांव क्या करे, विकास करे, हमारा गांव तरक्की करे, करे ना, ये ना सोच रहे हो? तो मतलब हम तुमको क्या कहेंगे, तुम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हो। क्या व्यक्ति हो? समझ में आया ना? और वो जो तुम्हारे अंदर में जो भावना जो उत्पन्न हो रही है उसको कहेंगे कि तुम्हारे अंदर में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। समझ, राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, अपने देश के प्रति, ध्यान से सुनो, राष्ट्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन है, अब यहां से ध्यान से सुनना, राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति भक्ति, क्या रे, सोच, ठीक है, भक्ति, सोच और लगाव की भावना, और लगाव की भावना। हाँ कर दो, तो थोड़ा सा जूम बोल रहा है करने, दिक्कत है क्या? लगाव की भावना रखना एवं उसका विकास करना। उसका क्या करना? विकास क्या कहलाता है? क्या कहेंगे हम लोग इसको? राष्ट्रवाद। क्या बोला कि अपने देश के प्रति भक्ति, सोच और लगाव की भावना रखना। लगाव की भावना मतलब हम अपने देश के बारे में अच्छी सोचें रख रहे हैं, अच्छा लगाव रख रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि ये राष्ट्रवाद है। उसका विकास करना क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। अब कहेगा क्वेश्चन में कि राष्ट्रवादी क्या है, तो अब क्या हम लोग आंसर इसका दे सकते हैं? ऐसे विचार रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? राष्ट्रवादी व्यक्ति। समझ में आया ना? जैसे हरि है, हरि ने कुछ सोचा, क्या सोचा? हरि ने सोचा कि भैया ऐसा है कि हम चानंद नदी के सोच रहे हैं कि चानंद में जो है डैम बना दे इस बगल में। अभी ध्यान से समझो कि ये जो सोचा, तो इस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग? ये व्यक्ति राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी है। क्या है? और उसके अंदर में जो विचार चल रहा है कहेंगे वो कौन सी विचार है? राष्ट्रवाद है। क्या है? कोई दिक्कत है? अब देखो, अब यहाँ पे हमने पहले चैप्टर में भी स्टार्ट हमने किया, कुछ बेसिक बात बता रहे, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं। चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो बहुत खतरनाक किस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? देखो अब अगला होता है, अभी इसी में कुछ कुछ पॉइंट है। राष्ट्रवादी का परिभाषा लिख लोगे, क्या लिखोगे? राष्ट्रवाद की भावना रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? राष्ट्रवादी। घर से लिख के लाओगे इसका आंसर। क्या लिखेंगे हम लोग? राष्ट्रवाद की, मोहित कुमार यहाँ देखो, भावना रखने वाला
व्यक्ति को क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी कहेंगे। ठीक है, हो जाएगा ना ये। अब अगला जो होता है हमारा, कहता है सामंतवाद क्या है? क्या होता है रे? सामंतवाद क्या है? चलो समझते हैं। कहा कि सामंतवाद एक वैसी शासन प्रणाली है जिसमें जमींदारों में को किसान से अधिक अधिकार दिया जाता है। अब ध्यान से समझना, ये देखो सामंतवादी क्या होता है कि जैसे मान लो एक गांव है। क्या है? ये गांव है। इस गांव में कुछ जमींदार है, कुछ किसान है। जमींदार है और अब किसान को अपना अपना कुछ ना कुछ खेत है कि नहीं है? और इस गांव के जमींदार क्या करेगा ना, इस सभी का खेत हड़प लेगा। ठीक, अब यह कहेगा कि भैया तुम खेती तो करो। ध्यान से सुन लो, क्या कहेगा जमींदार इसको? तुम खेती करो और जितना उपज हुआ उसका 100% हमें चाहिए अनाज। तुम गेहूं 4 कुंटल उपज किए हो तो हमको भी 4 कुंटल अनाज वही वाला चाहिए। जब तुम मुझे दे दोगे तब मेरा मन में जितना होगा तुमको देने का देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसको कहते हैं सामंतवाद। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इस मजदूरों से अधिक, इसका खेत है लेकिन अधिकार किसका रहता है? जमींदार का। समझा? ये सामंतवाद है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग? परिभाषा बोलो, इसका क्या लिखेंगे? सामंतवाद वैसी शासन प्रणाली है, ध्यान से समझो, क्या लिखेंगे? सामंतवाद वैसा शासन प्रणाली है जिसमें जमींदारों को किसानों से अधिक अधिकार दिया जाता है। हाँ, अधिक अधिकार दिया जाता है। बात समझ में आया? ये वाला, ये पॉइंट आया कि नहीं आया समझ में? क्वेश्चन है सामंतवाद क्या है? सामंतवाद क्या हुआ कि उस किसान से अधिक उस पे हक किसका हो जाता है? जमींदार का। तो ये भाषा ज्ञान लिखेंगे। सामंतवाद वैसा शासन प्रणाली है, मतलब वैसा शासन उस समय में चलता था कि जमींदारों को किसानों से अधिक अधिकार दिया जाता था। अंडरस्टैंड? समझ में आया यहाँ तक? बोलो, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? ध्यान से देखो, तुमने सुना होगा गाँव घर में कहता है मिडिल क्लास लोग, है ना? नाम सुना मिडिल क्लास लोग? उसी का हिंदी नाम होता है मध्यम वर्ग। क्या होता है नाम उसका? मिडिल मतलब मध्यम, क्लास मतलब वर्ग, होता है ना मिडिल क्लास लोग। तो मिडिल क्लास लोग क्या होता है? तो कहता है इसका परिभाषा में कि समाज में रहने वाले, ध्यान से समझो, अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं राष्ट्रवाद वगैरह सब, हम अभी कुछ पॉइंट बता रहे हैं, इसका हमें आगे काम देने वाला ये चीज़ें, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन यापन या जीवन निर्वाह, ध्यान से देखो, जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार तथा नौकरियों से करते हैं। अब बताओ क्या बात यहाँ समझ में? एकदम बिल्कुल अपना भाषा में यार। मिडिल क्लास लोग किसे कहते हैं? जो छोटा छोटा व्यापार करता है, जैसे मटका बनाता है, घड़ा बनाता है ना? लोहार वाला कोई काम करता है, सोनार वाला कोई काम करता है, तो व्यापारी तो है ना वो। छोटा छोटा व्यापार तथा नौकरियां करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुम कोई भी नौकरी ले लोगे ना, नौकरी में अक्सर नौकरी में पैसा नहीं मिलता है, ठीक है? पैसा बिजनेस में आता है। बात समझ ना यार? तो ये हमारा वे लोग क्या कहलाते हैं? मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास लोग कहलाते हैं। और मिडिल क्लास लोग का बहुत गंजन रहता है।
देखो जो बीच में व्यक्ति पड़ता है ना वही प्रॉब्लम में पड़ता है। जो बहुत हाई फाई लोग है उसको दिक्कत नहीं होता है, जो बहुत लो लोग है उसको दिक्कत नहीं होता। बोलो कैसे? मान लो कि खूब पैसा है, जब खूब पैसा है तो तुम हाई क्लास में आ गया ना, तो तुमको तो वैसे ही पैसे का दिक्कत होगा नहीं, कोई टेंशन रहेगा नहीं, तुम अपना जीवन अच्छे से चला रहे हो। जिसको लो क्लास लोग है जो, उसको तो कभी उसको पैसा मिलता ही नहीं अच्छे से, माउथ तो हैंड रहता है, कमाएगा तो खाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। तो वो व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है, कोई भी काम कर लेगा, है ना। नगर निगम वाला काम कर लेगा, तो बाथरूम साफ कर लेगा, टॉयलेट वायलेट जो रहेगा सब काम वो करके अपना जीवन चला लेगा, उसको इसमें शर्म नहीं आएगा। अब बीच में पड़ जाता है मिडिल क्लास लोग, इसको औकात रहता नहीं कि हम हाई फाई बन जाए छोटका काम करने से इसको शर्म आता है। आई बहुत गंजन में ये वाला परिवार का मरण होता है। बात समझ ना, ये हालात रहता है मिडिल क्लास लोग का। तो कहता है कि मिडिल क्लास लोग से आप क्या समझते हैं? कहता है कि समाज में रहने वाले वैसा लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार तथा नौकरियों से करते हैं। याद हो जाएगा ना? बोलो। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा। तुम लोगों ने एक साइंस में एक वर्ड का नाम सुना होगा, सर्वाहारी, है ना? सुना था ना? जो कि मांस मछली दोनों खा लेता है। मांस मछली मतलब मतलब जो मांसाहारी भी होता है और जो शाकाहारी भी रहता है, वैसे जीवों को सर्वाहारी कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो कहता है कि समाज में रहने वाले वैसे लोग वैसे लोगों का समूह, वैसे लोगों का समूह जिसमें गरीब कौन कौन है? गरीब, किसान तथा मजदूर आते हैं, है ना? मजदूर आते, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वहारा वर्ग कहेंगे। और लास्ट में आता है हमारा ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, साम्राज्यवाद। क्या पूछा गया है? क्या है? अब यहाँ समझोगे इस पॉइंट को। देखो मोहित, यहाँ देखना, तुम तो गधा। यहाँ देखो क्या दिया क्वेश्चन, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है? तो देखो, जब कभी कोई बड़ा देश, ठीक, और छोटे देश पे आक्रमण करता है, क्या करता है? बड़ा देश जब कभी छोटे देश पे क्या करता है? आक्रमण करके इसे अपने अंदर कर लेता है, अपने ऊपर यहाँ पे शासन करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो इसी को हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद। क्या कहते हैं? मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, फैलाना। बात समझ में आया? क्या मतलब समझा तुम लोगों ने? एक कोई भी कंट्री है या कोई भी लोग है, वो क्या करता है? अपना पावर का यूज करके किसी दूसरे कंट्री में घुसता है, वहां जाके वहां का जो जिस कंट्री में घुसा वहां कोई ना कोई तो होगा जो कि उस पर शासन कर रहा होगा, उसको जाके मार गिराता है और बोलता है अब आज से ये पूरा देश हमारा है, जो अब हम कहेंगे वही यहाँ के लोगों को करना होगा। वो क्या, वहाँ पे अपना वो शासन करना शुरू किया ना, अब वो देश पे अधिकार किसका हो गया? इसका हुआ ना, तो मतलब वो अपना साम्राज्य का विस्तार किया कि नहीं किया? किया ना। तो इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? आया बात समझ में? ये टॉपिक था, इसको भी लिख लो, पॉज करो। अरे आवाज आता है, बात समझो ना। चलो देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ देखो, समझो। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, चैप्टर पे। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोगों ने देखा क्या है? लोगों के अंदर में देश के लिए प्रेम होना, देश के लिए अच्छी सोच होना, क्या कहलाएगा? एक बात बताओ, अगर तुम्हें पैसे से हम पूरा एकदम भर दे, क्या तुम्हें पैसे के बारे में तुम सोचोगे? नहीं सोचोगे ना। और तुम्हारे पास में पैसा नहीं रहेगा तब तुम हमेशा पैसे के बारे में सोचोगे ना।
तो आखिर कोई व्यक्ति अपने देश के बारे में अच्छा क्यों सोचेगा जब तक कि वहां पे खराबी नहीं चल रहा है? खराब हो रहा है तभी ना तुम उसको अच्छा बनाने के लिए सोचोगे जी। इसका मतलब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण यही हो रहा है कि यूरोप में कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है, जो कि वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। अभी अच्छी क्या नहीं हो रही है, हम लोग इसके इतिहास को अब समझते हैं। तो देखो ध्यान से समझो, 1789 ईस्वी कब की घटना बता रहे अब हम? 1789। उस समय में यूरोप में शासन कर रहा था जिसका नाम था, क्या नाम था जी उस व्यक्ति का? इसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। अब 16वां का मतलब क्या होता है, देखो समझाते हैं क्या होता है। ये बुर्बो वंश का था। कौन वंश का था? बुर्बो वंश। अब ये बातों को ध्यान से समझो, ये बुर्बो वंश का 16वां राजा था जिसका नाम था लुई, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लुई 16वां। जैसे अंबानी सुनते हो, मुकेश अंबानी, उसका बेटा का नाम नीता अंबानी है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग, किसका नाम है, हाँ जो भी है, नीता अंबानी उसकी बेटी है ना, हाँ तो अरे देखो, अब देखो ध्यान से, ऐसे जैसे मुकेश हुआ, ध्यान से देखो, मुकेश अंबानी हुआ और इसका जो बेटा का नाम क्या है? अनंत अंबानी। अनंत अंबानी, अनंत अंबानी। अब जब हम लोग अनंत लिखेंगे ना, इसमें खाली 2 लगा देंगे, इसका मतलब हुआ कि ये अंबानी परिवार का दूसरा वंश हुआ। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार से लुई यहाँ पे क्या लगा दिए, मतलब ये बुर्बो वंश का 16वां शासक हुआ। समझ में आया? आया ना समझ में? तो यही चीज है। तो 1789 ईस्वी में यूरोप का शासक कौन? नाम बोलो। लुई 16वां। क्या नाम था उसका? अब ये एक ऐसा राजा था, महाबकलोल था, चंट राजा था ये, ठीक है ना। ये क्या करा, ये एक निरंकुशवादी राजा था। ध्यान से समझना बातों को। क्या था ये? निरंकुशवादी का कहने का मतलब होता है अपने में मस्त रहना, निरंकुशवादी, और प्रजा के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अब बताओ, तुम जिस देश में शासन कर रहे हो वहां के जनता के बारे में तो तुम्हें कुछ तो सोचना होगा ना। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति सुबह उठता था, 4 नचनियां मंगवा लेता था दरबार में, नचवा रहा है उसको, मस्त मदिरा पी रहा है, मगन है, समझ है ना। और कोई मतलब नहीं है जनता क्या कर रहा है, जनता मर रहा है, कट रहा है, भूखे है, प्यासे, कोई मतलब नहीं है। उठा, फरमान जारी कर दिया, हाँ जी आज जो है सुबह के 8 बजे तक में हमारे महल में 100 मन गेहूँ आ जाना चाहिए। अब वो समझो वहाँ के जनता, कहाँ से तू गेहूँ ला के उसको दोगे? 100 मन नहीं दिया तो फिर जाओ मौत का घाट उतार देगा तुरंत। समय कैसा सा सकता है ये? लुई 16वां, इसका मौत जो हुआ था ना बहुत बदतर तरीके से, बताएंगे अभी हम, ठीक है ना। तो लुई 16वां कैसा राजा था? निरंकुशवादी राजा था। और इसके समय में जो था भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार समझ रहे हो ना, मतलब घूसखोरी वगैरह सब जो होता है ना, वो चीजें बहुत हुआ करता था, है ना, लूटपाट वगैरह होता था। तो इसके समय में ये सब चीजें घटना हुआ करता था, है ना। और उस समय में जो था कोई भी वहां का व्यक्ति इससे खुश नहीं था। अच्छा, कौन खुश रहेगा इस स्थिति में? तुम जनता को मार रहे हो, कूट रहे हो, पीट रहे हो, कोई जनता वहां, तुम जनता के बारे में जरा सा भी सोच नहीं रहे हो, तो जनता वहां का खुश होगा क्या? देश का विकास नहीं कर रहे हो, क्या वहां की जनता खुश रहेगा क्या? तो जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना होगी कि नहीं होगी? होगी ना। वो कहेगा ना कि भैया हमारा देश तरक्की करना चाहिए, सब आगे पीछे बढ़ रहा है, हमारा ही पीछे हो रहा है, तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। समझ में आया? अब क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी, ध्यान समझना, ये घटना कब की हम बता रहे हैं, और भी इसके कई सारे कारण थे, ठीक है ना। इन्होंने एक नियम को लगाया था, वही समानती व्यवस्था। अभी समझाए थे समानती, समानतावाद कुछ लिखाए थे ना,
सामंतवाद। तो सामंती व्यवस्था उन्होंने वहाँ पे एक नियम लगाया था, और ये नियम में उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य में जितने भी परिवार के लोग रह रहे हैं, मजदूर, जिसके पास खेत है खेती करो, और जैसे मान लो कि एक गांव ये हुआ, एक गांव ये हुआ, एक गांव ये हुआ, एक गांव ये हुआ, इतना सारा गांव है। ये सभी गांव का शासक कौन है? लुई 16वां। शासक कौन है? लुई 16वां। समझो बातों को, लुई 16वां। ठीक, इसका कहना था भैया देखो तुम्हारा ये पूरा गांव है, इस गांव में मेरा एगो दलाल आदमी बैठेगा, दलाल बैठेगा, मेरा आदमी बैठेगा, वो तुम लोगों को जो कहेगा खेत में उपजाने तुम वही उपजाओगे, ठीक। और उपजाने के बाद वो जितना अनाज मांगेगा तुम्हें उतना अनाज उसे देना है, ठीक है। मान लो कि तुमने 100 मन उपजाया कोई चीज, गेहूं को, और अगर उसने कहा कि हमें 100 मन दे दो तो तुम्हें 100 मन देना होगा। अब अगर उसके बाद अगर ये जमींदार, अगर ये दलाल, दलाले कहेंगे ना इसको, अगर ये कहेगा कि भैया तुमको जाओ 5 मन तुमको दे देते हैं, तो तुम बस 5 मन लेकर के निकल जाओ वहां से। समझ में आया? और ये फिर इसको लुई 16वां बोलता था तुमने लिया उससे अनाज जी, हाँ लाओ मेरे दरबार में, ये जाके दरबार में पहुंचाता था। क्या ये शासन सही था? बिल्कुल गलत था ना। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सामंती व्यवस्था। अब देखो जब इस तरह का घटना घटा ना, तो वहां के लोगों में आक्रोश हो गया। कब तक जुल्म सहेगा रे, कब तक जुल्म सहेगा? इसके खिलाफ तो आवाज़ तो उठाना पड़ेगा ना एकदम। अब बोला कि नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा, इसको हटाओ, इस राजा को क्या करो, हटाओ। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिजीवी मतलब जिसका की बुद्धि जिंदा है, लड़की का बात नहीं कर रहे हैं, लोग बोले हैं, है ना, लोगिया नहीं बोले हैं, है ना, जो बुद्धिजीवी लोग थे। हाँ सबको ना आएगा, अरे तो लोग पुल्लिंग हो गया, छोड़ो हटा दो, ठीक है। बुद्धिजीवी लोग, क्या लोग रे? अच्छा बुद्धिजीवी आदमी, ठीक है ना। अब बुद्धिजीवी आदमी जो वहाँ के थे, क्योंकि लड़की का तो बुद्धिजीवी हो नहीं सकता है, बुद्धि ऐसे उसका मरा हुआ है, तो जीवित होने का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। हाँ अरे रहता ही नहीं है, सीधा है ना। चलो देखो बुद्धिजीवी लोग जो थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि ऐसे कब तक चलेगा भाई। उसने कहा कि सबसे पहले उन्होंने लोगों को जा करके बताना शुरू किया, ठीक, गांव गांव